240 और 60 कितना हो गया 300 सालों तक, मतलब 300 सालों तक शासन करता है ये आंध्र सातवाहन वंश। पुराणों में इस राजवंश को या इस वंश को है ना अलग अलग नामों से जाना गया है, जैसे आंध्र भृत्य के नाम से जाना गया है, आंध्र जाति के नाम से जाना गया है। इसका मतलब ये है कि अगर पुराणों में इसको आंध्र भृत्य या आंध्र जाति कहा गया है, इसका मतलब ये है कि जब पुराणों का संकलन हो रहा था तो उस समय आंध्र सातवाहन वंश कहीं ना कहीं मौजूद होगा। सातवाहन वंश का जो शासन है ये आंध्र इसलिए लगा हुआ है क्योंकि ये आंध्र प्रदेश तक ही सीमित था। वर्तमान में जो आंध्र प्रदेश है वहीं तक ही सीमित हुआ करता था। इस वंश की स्थापना 60 बीसी में सिमुक नाम के व्यक्ति ने कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या करके की थी। सिमुक के विषय में जानकारी हमको पुराणों से प्राप्त होती है और नागनिका के नाना घाट प्रतिमा लेख से प्राप्त होती है। अब ये नाना घाट लेख जो नागनिका का है, नागनिका कौन है अगर इसके बारे में बताया जाए तो नागनिका के पति का नाम है सातकर्णी प्रथम। क्या नाम है बेटा? सातकर्णी प्रथम। सातकर्णी प्रथम के पिता है सिमुक, पत्नी है नागनिका और उसके 3 पुत्र का उल्लेख मिलता है, जबकि आगे चलकर सिर्फ 2 पुत्रों का ही पता चला। 3 पुत्र का उल्लेख पुराणों में हमको मिलता है ना, लेकिन आगे चलकर 2 ही नाम मिलते हैं, वेदश्री और शक्तिश्री, ये 2 लड़कों के नाम मिलते हैं। पुराणों में सिमुक को हम लोग सिंधुक, शिशुक, सिप्रक, वृषल इन सबके नामों से पुकारते हैं। याद रखिए किस मौर्य सम्राट को वृषल कहा जाता है तो चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल कहा जाता है। वृषल का मतलब होता है निम्न कुल में पैदा होने वाला, निम्न कुल में पैदा होने वाला। सिमुक ने लगभग 60 बीसी से लेकर 37 बीसी मतलब मान के चलिए 37 3 4 मतलब 23 सालों तक शासन इसने किया था। सिमुक के बाद इसका छोटा भाई कृष्ण गद्दी पर बैठा। कृष्ण को कान्हा के नाम से पुकारा जाता था। कृष्ण या कान्हा ने कम से कम 18 साल तक शासन किया। इसके बाद अगर हम लोग इसके बाद देखें तो इसके बाद सिमुक का बेटा सातकर्णी प्रथम गद्दी पर बैठ जाता है। सातकर्णी प्रथम पहला राजा होता है जिसने सातकर्णी की उपाधि ली थी। बात समझ आ रही है? सातवाहन वंश का पहला शासक सातकर्णी प्रथम होता है जिसने सातकर्णी की उपाधि ली थी। सातकर्णी प्रथम की जानकारी हमको है ना नागनिका के नाना घाट अभिलेख से प्राप्त होती है, पुराणों से प्राप्त होती है। सातकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, एक राजसूय यज्ञ करवाया था। अश्वमेध बताया था शक्ति प्राप्त करने के लिए यज्ञ होता है अश्वमेध यज्ञ, और राजसूय राज्याभिषेक के समय यज्ञ करवाया जाता है। बात समझ आई? सातकर्णी प्रथम ने अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराने के बाद मालव शैली के गोल मुद्राएं चलवाई थी और अपनी पत्नी नागनिका के नाम पर चांदी की मुद्राएं चलवाई थी। याद रखना है। तो मालव शैली की गोल मुद्रा किसे चलवाई थी तो आपका आंसर आएगा सातकर्णी प्रथम ने चलवाई थी, है ना। और किस राजा ने अपनी पत्नी के नाम पर चांदी की मुद्राएं चलवाई थी तो आपका आंसर आएगा सातकर्णी प्रथम ने अपनी पत्नी नागनिका के नाम पर चांदी की मुद्राएं चलवाई थी। सातकर्णी को कुछ उपाधि दी गई है जैसे दक्षिणापथि, अप्रतिहत चक्र। एक किताब है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी से हमको यूनान का इतिहास पता चलता है। उस किताब में सातकर्णी प्रथम को एल्डर सौरागोनस के नाम से जाना जाता है। एल्डर सौरागोनस के नाम से जाना जाता है। पुराण कहते हैं लगभग 56 सालों तक सातकर्णी प्रथम ने गद्दी पर शासन किया था। बात समझ आ रही है? क्लियर है? अगर इस सातकर्णी प्रथम का हम लोग साम्राज्य का विस्तार देखें तो हम लोग नासिक से मालवा तक का विस्तार देख सकते हैं। मालवा मध्य प्रदेश वाला जो क्षेत्र है, मालवा जैसे मालवा का पठार है, मालवा से यानी पश्चिमी मालवा से हमको कुछ मुद्राएं प्राप्त होती हैं, उसमें नाम लिखा रहता है श्री सात। श्री सात का मतलब है सातकर्णी प्रथम। ठीक है। सातकर्णी प्रथम ने अपनी राजधानी गोदावरी के तट पर स्थित प्रतिष्ठान को बहुत सारी किताबों में पैठन के नाम से दर्शाया गया है। तो इसने अपनी राजधानी है ना गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठान को बनाया था। ठीक है। सोपारा और कल्याण ये महाराष्ट्र से छूते हुए कुछ बंदरगाह हैं। सोपारा और कल्याण ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य के लिए सुरक्षित बंदरगाह या सुरक्षित नगर माने जाते थे। सातकर्णी प्रथम की मृत्यु हो गई। बताया सातकर्णी प्रथम की मृत्यु के समय इसके जो पुत्र थे वो उनकी उम्र कम थी, छोटे बच्चे थे, जैसे वेदश्री शक्तिश्री, है ना। तो वेदश्री शक्तिश्री जब अल्पायु थे तो इनकी माता नागनिका ने अपने बेटों को गद्दी पर बिठाया और संरक्षक के रूप में काफी दिनों तक कार्य किया। सातकर्णी प्रथम के बाद जो महान राजा आता है वो होता है गौतमी पुत्र सातकर्णी। तो सातकर्णी प्रथम और गौतमी पुत्र सातकर्णी के बीच कई सारे राजा हुए, है ना। संभवतः कहा जाता है 3 राजा हुए, कुछ लोग कहते हैं 8 राजा हुए, तो संभवतः 3 राजा मान लेते हैं। उन 3 राजाओं में सबसे महत्वपूर्ण राजा था राजा हाल। क्या बेटा? राजा हाल। राजा हाल के शासन का जो जानकारी है हमको राजशेखर की काव्य मीमांसा से, लीलावती से, अभिधान चिंतामणि से और हाल ने खुद लिखी थी गाथा सप्तशती, है ना। इससे हमको राजा हाल की जानकारी मिलती है। जो गाथा सप्तशती है ये मुक्त काव्य है। क्या बेटा? मुक्त काव्य है जो प्राकृत भाषा में लिखा गया है। मुक्त काव्य है मतलब इसमें 700 छंदों में सारी प्रेम कहानियां वर्णित है। हाल के राजसभा में ही गुडाढ़ समझ रहे हो, जिसने बृहत कथा लिखी है। कातंत्र एक व्याकरण ग्रंथ है जो कि सर्ववर्मन ने लिखा है। तो सर्ववर्मन और गुडाढ़ ये हाल के दरबार में ही रहा करते थे। हाल का जो सेनापति था विजयानंद ने लंका को जीत लिया। क्वेश्चन बनता है बताइए कि राजा हाल ने अपने से किस सेनापति को भेजकर लंका पर विजय प्राप्त की तो आपका आंसर आएगा विजयानंद को, है ना। फिर आगे चलकर लंका राजकुमारी लीलावती ने राजा हाल से विवाह कर लिया। ठीक है। अच्छा, हाल को शकों ने भगा दिया था। छैरात वंश के शक क्षत्रप शासकों ने पश्चिमी दक्कन प्रदेश मतलब पश्चिमी दक्षिण पठार
से सातवाहनों को खदेड़ दिया था। लेकिन शीघ्र ही जल्दी ही सातवाहन वंश के महान शासक गौतमी पुत्र सतकर्णी ने शकों का विनाश कर दिया। शकों का विनाश किया था, पहलव का विनाश किया था, बस समझ रही है, यवनों का विनाश किया था, छैरात वंश के शासक नहपान का विनाश किया था। तो गौतमी पुत्र सतकर्णी आंध्र सातवाहन वंश का सबसे शक्तिशाली और सबसे महान राजा माना जाता है, गौतमी पुत्र सातकर्णी। ठीक है, तो अब इसके बारे में बताया जाएगा। तो पहले जो इंपॉर्टेंट बातें हैं आंध्र सातवाहन वंश की, इसको लिखना शुरू करते हैं जिससे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चलिए ठीक है बेटा, पढ़ते हैं। तो आंध्र सातवाहन वंश, तो आंध्र सातवाहन वंश को हम लोग आंध्र भृत्य या आंध्र जाति के नाम से जाना जाता है। आंध्र भृत्य और आंध्र जाति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मुस्कान, राजेंद्र, मीनाक्षी, आरडी गौतम। ठीक है बेटा, देख लिया आपने, आंध्र भृत्य या आंध्र जाति के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। आंध्र सातवाहन वंश की जानकारी हमको पुराणों से प्राप्त होती है। आंध्र सातवाहन वंश की जानकारी हमको पुराणों से प्राप्त होती है और पुराणों में ही इसको आंध्र भृत्य या आंध्र जाति के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। अच्छा, वर्तमान का जो आंध्र प्रदेश है, वर्तमान का जो आंध्र प्रदेश है, वहीं पर ये वंश शासन करता था। आंध्र सातवाहन वंश का जो संस्थापक है उसका नाम है सिमुक। ठीक है, क्या नाम है बेटा? सिमुक नाम है। ठीक है ना। सिमुक के विषय में जानकारी हमको पुराणों और नाना घाट प्रतिमा लेख से चलती है। इसके विषय में जानकारी हमको पुराणों से और नाना घाट प्रतिमा लेख से प्राप्त होती है। पुराणों में सिमुक को कई सारे नाम दिए गए हैं, जैसे पुराणों में सिमुक को है ना सिसुक, शिप्रक, वृषल, सिंधुक, ये सब नाम सिमुक को दिए गए हैं। लगभग 60 बीसी से लेकर 37 बीसी तक सिमुक ने गद्दी पर संभाली थी। लगभग 23 सालों तक इसने शासन किया था। बात समझ आई? अच्छा, सिमुक का छोटा भाई है, सिमुक का छोटा भाई था कृष्ण या कान्हा। छोटा भाई था कृष्ण या कान्हा। लगभग 18 सालों तक इस कृष्ण या कान्हा ने शासन किया था। इसके बाद सिमुक का पुत्र आया, इसका नाम था सातकर्णी प्रथम। सातकर्णी प्रथम की पत्नी का नाम था नागनिका। नाना घाट प्रतिमा लेख इसी नागनिका का है। सातकर्णी प्रथम के 3 पुत्रों को उल्लेख है, जबकि आगे चलकर सिर्फ 2 ही पुत्रों का नाम मिलता है। एक का नाम है वेदश्री और एक का नाम है शक्तिश्री। एक का नाम है वेदश्री और एक का नाम है बेटा शक्तिश्री। अब क्वेश्चन बनता है सातकर्णी प्रथम, क्वेश्चन बनता है सातकर्णी की उपाधि धारण करने वाला पहला राजा कौन था? तो सातकर्णी प्रथम था, ना कि गौतमी पुत्र सातकर्णी या पुलमावी पुत्र सातकर्णी या वशिष्ठ पुत्र पुलमावी सातकर्णी या यज्ञश्री सातकर्णी, ऐसे ऑप्शन रहेगा। तो आपका आंसर आएगा सातकर्णी प्रथम। क्या आंसर आएगा बेटा? सातकर्णी प्रथम। क्लियर है? अच्छा, अगला क्वेश्चन। सातकर्णी प्रथम ने क्या करवाया बेटा? सातकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेघ, सातकर्णी प्रथम ने क्या करवाया बेटा? 2 अश्वमेघ यज्ञ करवाए और 1 राजसूय यज्ञ करवाया। 1 अश्वमेघ यज्ञ करवाया, सॉरी 2 अश्वमेघ यज्ञ करवाए और क्या करवाया बेटा? 1 राजसूय यज्ञ करवाया। अश्वमेघ यज्ञ करवाने के बाद इसने मालव शैली की गोल मुद्राएं, मालव शैली की गोल मुद्राएं चलवाई, प्लस अपनी पत्नी नागनिका के नाम से चांदी की मुद्राएं चलवाई। अपनी पत्नी नागनिका के नाम से क्या करवाई बेटा? चांदी की मुद्राएं चलवाई। इतनी बात समझ आ रही है? क्लियर है? अच्छा, सातकर्णी प्रथम को कौन कौन सी उपाधि दी जाती है बेटा? सातकर्णी प्रथम को कौन कौन सी उपाधि दी जाती है फटाफट बताइए। तो एक का नाम है दक्षिणापतपति। क्या बेटा? दक्षिणा को दक्षिणा बोल दे रहे हैं। ठीक है ना। तो सातकर्णी प्रथम को कौन कौन सी उपाधि दी जाती है? दक्षिणापतपति और अप्रतिहत चक्र। क्या बेटा? अप्रतिहत चक्र, अप्रतिहत चक्र। तो अप्रतिहत चक्र और दक्षिणापतपति की उपाधि किसको दी गई है? तो आपका आंसर आएगा सातकर्णी प्रथम को। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में इसको क्या कहा गया है? तो एल्डर सौरागोनस। क्या बेटा? एल्डर लिख देते हैं यहीं पर, एल्डर दिखेगा, हाँ, एल्डर सौरागोनस। क्लियर बेटा? तो एल्डर सौरागोनस, अप्रतिहत चक्र और दक्षिणापतपति, ये सारी उपाधियां किसकी हैं? तो आपका आंसर आएगा सातकर्णी प्रथम की है। अब क्वेश्चन बनता है कि इसका विस्तार मालवा तक था, इसकी जानकारी में कहां से मिलती है? क्योंकि इसने मालवा शैली की जो गोल मुद्राएं चलवाई थी, इसमें इसने अपना नाम श्री 7 लिखवाया था। क्या लिखवाया था बेटा? श्री 7। तो इसने अपने सिक्कों पर श्री 7 लिखवाया था और ये शैली आपको मालवा तक मिली थी, पश्चिमी मालवा तक। तो पता चलता है इसकी जो राज्य का विस्तार था वो नासिक से लेकर पूर्व में, नासिक से लेकर पश्चिम उत्तर में मालवा तक हुआ करता था। अनूप प्रदेश, विदर्भ प्रदेश जो महाराष्ट्र में वर्तमान में स्थित है, वो सभी इसी के अंडर में आया करते थे। इसने अपनी राजधानी किसको बनाया था? सातकर्णी प्रथम की राजधानी क्या थी बेटा? तो आपका आंसर आएगा गोदावरी नदी के तट पर स्थित, गोदावरी नदी के तट पर स्थित प्रतिष्ठान या पैठर। ठीक है, तो प्रतिष्ठान या पैठर को इसने अपनी राजधानी बनाया था। क्लियर है? अच्छा, क्वेश्चन बनता है कि बताइए सातकर्णी प्रथम के समय में अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए कौन से 2 प्रसिद्ध नगर थे? तो आपका आंसर आएगा सोपारा और कल्याण। सोपारा और कल्याण ये किस लिए प्रसिद्ध बेटा? तो आपका आंसर आएगा अंतरराष्ट्रीय व्यापार
केंद्र। ठीक है, सो तारा और कल्याण। तो ये हो गया आपका सातकर्णी प्रथम के बारे में। ये क्या हो गया बेटा आपका सातकर्णी प्रथम के बारे में। हाँ, सातकर्णी प्रथम और गौतमी पुत्र सातकर्णी के बीच जो प्रमुख राजा था उसका नाम क्या था बेटा? राजा हॉल। क्या नाम था बेटा? राजा हॉल। तो अगर यहाँ तक बात समझ में आई हो तो फटाफट ऐसे बोलो, हमने आपको जितनी बातें बोली थी वो सारी बातें रिपीट करी हैं लिखने के बाद। जल्दी बेटा। अभी हम लोग दान देने के बाद, है ना, धर्म के बाद धार्मिक दशा, आर्थिक दशा, राजनीतिक दशा, है ना, इन पर सातवाहन वंश के राजकुमारों को क्या कहा जाता था, किस प्रकार के सिक्के चलवाए थे, भूमि दान का पता में कहां चलता है, ये सब बातें अभी हम लोग इसके बाद करेंगे। ठीक है, तो आपको सातकर्णी प्रथम से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्री में बनने वाले हैं वो आपको समझ में आ गए। ठीक है ना, हम सातकर्णी प्रथम के बाद अगले पार्ट पर आते हैं। अब हेडिंग पड़ेगी राजा हॉल। तो हॉल की जानकारी हमको काव्य मीमांसा, अभिधान चिंतामणि, लीलावती और गाथा सप्तशती से मिलती है। गाथा सप्तशती एक मुक्त काव्य है जिसमें 700 छंदों में प्रेम कहानियां लिखी गई हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है राजा हॉल से, मैं उसको बताता हूं। श्रीमुख के बाद जो गद्दी पर बैठेगा वो होगा कृष्ण या कान्हा। इसके बाद जो गद्दी पर बैठेगा वो होगा सातकर्णी प्रथम। सातकर्णी के बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा राजा हॉल। राजा हॉल के बाद हम लोग पढ़ेंगे, है ना, गौतमी पुत्र सतकर्णी। छोड़ दो उसको। तो अभी नहीं पड़ेगी राजा हाल। तो हाल के बारे में हमने क्या क्या बताया, किसकी जानकारी हमको कहां कहां से मिलती है। तो आपका आंसर आएगा काव्य मीमांसा से। क्वेश्चन बनता है काव्य मीमांसा किसकी है, तो आपका आंसर आएगा राजशेखर की है। कई बार क्वेश्चन आया पेपर में कि काव्य मीमांसा किसकी करती है, राजशेखर की है। लीलावती, अभिधान चिंतामणि और गाथा सप्तशती एक मुक्त काव्य है। राजा हॉल की तरफ लिखा गया 700 छंदों में प्रेम कहानी, प्रेम कहानियां लिखी गई। ठीक है, अच्छा, राजा हॉल के दरबार में कौन कौन रहता था? गुडाड, सर्ववर्मन। गुडाड की रचना का नाम क्या है? बृहद कथा और कातंत्र, यह एक व्याकरण ग्रंथ है। पेपर में क्वेश्चन बनेगा आंध्र सातवाहन वंश का प्रमुख ऐसा राजा कौन था जो उस समय का महान कवि था, जो उस समय का क्या था बेटा? हाँ, तो पेपर में क्वेश्चन बनेगा कि आंध्र सातवाहन वंश का वह महान राजा कौन था जो उस वंश का महान कवि हुआ करता था। तो आपका आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा बेटा? राजा हॉल। राजा हॉल का सेनापति कौन था जिसने लंका को जीता? तो सेनापति का नाम था विजयानंद। सेनापति का नाम था विजयानंद। लंका जीता तो राजा हॉल का विवाह, लंका जीता तो इसका विवाह राजकुमारी लीलावती से हुआ। विवाह लंका राजकुमारी लीलावती से हुआ। इतनी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? अच्छा, आप क्वेश्चन बनता है राजा हॉल को हराया किसने था? तो मैंने बताया है ना कि शक क्षत्रिय शक छत्र जो किस वंश का कहते हैं बेटा? क्षयरात वंश के शासक ने हॉल को हराया था। क्षयरात वंश का शासक कौन था? नहपान। अब इस नहपान को कौन हराएगा? इस नहपान को हराया गौतमी पुत्र सातकर्णी ने। क्लियर है बेटा? तो इस सक्षत्र या क्षयरात वंश के शासक नहपान को किसने हराया? तो आपका आंसर आएगा इस नहपान को गौतमी पुत्र सातकर्णी ने हराया। गौतमी पुत्र सातकर्णी। क्वेश्चन बनता है कि बताइए कि अपनी मां की उपाधि, अपने माता के नाम की उपाधि को लेकर आगे बढ़ने वाला पहला राजा कौन सा था? तो आपका आंसर आएगा गौतमी पुत्र सातकर्णी था। गौतमी पुत्र सातकर्णी इस वंश का महान राजा हुआ करता था। इस वंश का महान राजा हुआ करता था गौतमी पुत्र सातकर्णी। कहा जाता है गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का 23वां राजा था। कौन सा नंबर राजा बेटा? 23वां राजा था। बात समझ आ रही है? किस नंबर राजा बेटा? 23वां। क्लियर बेटा? अच्छा, नहपान ने, याद रखिएगा, नहपान ने, है ना, जितने भी चांदी के सिक्के चलवाए थे, नहपान शासक ने जितने भी चांदी के सिक्के चलवाए थे, है ना, गौतमी पुत्र सातकर्णी ने क्या किया? इस नहपान के सभी चांदी के सिक्कों को फिर से ढलवाया और उस पर अपना नाम लिखवाया। ठीक है ना? जौगल थंबी मृदभांड, जौगल थंबी मृदभांड कहां पड़ता है बेटा? नासिक में, है ना। तो जौगल थंबी के मृदभांडों से बहुत सारी, लगभग कहते हैं 80,000 से अधिक चांदी की मुद्राएं प्राप्त हुई, है ना। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने उन पर सातवाहन शासकों के नाम लिखवाकर उसको फिर से ढलवा दिए। बात समझ आ रही है? क्लियर बेटा? अच्छा, इसी कारण से इसने नहपान को हराया था। इसी कारण से इसको हम लोग, इस गौतमी पुत्र सातकर्णी को हम लोग क्षयरात निसूद रस के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से बेटा? क्षयरात निसूद रस के नाम से जानते हैं। क्लियर बेटा? अच्छा,
गौतमीपुत्र सातकर्णी का जो साम्राज्य था वो उत्तर में मालवा से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक फैला हुआ था। इसने राजा राम, राजराज, महाराज, स्वामी, विंध्य नरेश इस प्रकार की उपाधियां धारण की हुई थी। बात समझ आ रही है? क्लियर बेटा? तो अब हम किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं? राजा गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में। सातकर्णी के हमको 3 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। सातकर्णी के हमको 2 अभिलेख, हमको किसी और जगह से, और 1 अभिलेख हमको किसी और जगह से। बताइए कहां से? बता पाओगे? नहीं। इसमें से 2 अभिलेख हमको नासिक से और 1 अभिलेख हमको कार्ले से मिलता है। नासिक और कार्ले दोनों ही महाराष्ट्र के क्षेत्र है बेटा। अरे हाँ कि ना? अच्छा, गौतमीपुत्र सातकर्णी की मां का नाम था बलश्री। क्या था बेटा? गौतमी बलश्री। ठीक है ना? तो गौतमीपुत्र सातकर्णी की सैनिक विजय की जानकारी हमको इसकी मां गौतमी बलश्री की नासिक प्रशस्ति लेख से प्राप्त होती है। इसमें इसने गौतमीपुत्र सातकर्णी ने वीर कटक स्वामी की उपाधि धारण करी और वीर कटक नए नगर की स्थापना करी। सातवाहन वंश जितना ही ब्राह्मण धर्म को मानता था उतना ही बौद्ध धर्म को भी मानता था। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने नासिक के एक बौद्ध संघ को अज कालकी नामक गांव दान में दे दिया था, जबकि कार्ले के बौद्ध भिक्षु संघ को करजक नामक गांव दान में दे दिया था। करजक। ठीक है। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने अपने आप को एकमात्र ब्राह्मण या अद्वितीय ब्राह्मण या वेदों का आश्रयदाता, इसको आगमान निलय के नाम से जानते हैं, है ना, की उपाधि भी ले रखी है। बस इतना काफी है। इसने शकों को हराया, यवनों को हराया, पहलों को हराया, है ना, छैरात वंश के शासकों को हराया। छैरात वंश के शासकों को हराया इसलिए इसको छैरात निसूदनस के नाम से जानते हैं। शको, पहलवों और यवनों को हराया इसलिए इसको हम लोग, है ना, शक, यवन, पहलव, किसूदनस के नाम से भी जानते हैं। किसूदनस। ठीक है, चलिए बताते हैं। तो हेडिंग डालते हैं गौतमीपुत्र सातकर्णी। रख करते हैं, हेडिंग डालते हैं गौतमीपुत्र सातकर्णी। ज्यादा डिटेल में हो रहा हो तो भी बता दीजिएगा, इससे प्री लेवल के अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, बहुत सारी किताबें आप पढ़ोगे उसमें कुछ नहीं मिलेगा आपको इन सब वंश के बारे में, लेकिन जब आप आईएएस का पेपर दे रहे होगे, बड़े पेपर दे रहे होगे, तो उसमें आपको क्वेश्चन आते हैं। फिर किताब ढूंढता है किस किताब से आया, किस किताब से आया, है ना। तो क्या बताना है आपको? हाँ, गौतमीपुत्र सातकर्णी। तो सबसे पहले हम लोग गौतमीपुत्र सातकर्णी की उपाधियां लिख लेते हैं। सबसे पहले तुम लोग गौतमीपुत्र सातकर्णी की उपाधियां लिख लेते हैं, जिससे आपको इसकी सारी उपाधियां याद रहे। क्लियर बेटा? फटाफट लिखते हैं, जल्दी बताइए, फटाफट लिखा जाए। अच्छा, इसकी जो सबसे बड़ी उपाधि है वो है खति यद पमान मदनस। क्या है बेटा? खति यद, देखिए, खति यद मान मदनस। अब आप सोच रहे हो इसका मतलब क्या होता है, अभी मैं बताता हूं। इसकी उपाधि लिखो बेटा, खति या पद। देखिए, खति या पद, ठीक है ना, हमें बुला दिया। हाँ, खति या पद मान मदनस। ठीक है, यही है। ठीक है, खति यदप यद खति यदप। बेटा रुक जाओ एक सेकंड। हाँ, इसका मतलब होता है क्षत्रियों के दर्प का मान मर्दन करने वाला, क्षत्रियों के दर्प का मान मर्दन करने वाला। तो अब इसका आंसर आएगा खति, खति यदप। ठीक है ना, खति यदप मान मदनस। इस बार के यूपी पीसीएस के पेपर में आया था। श्री पर्वत का शासक या श्री पर्वत या पर्वतों का शासक या श्री पर्वत का शासक किसे कहा जाता है? तो इक्ष्वाकु वंश आया था। सातवाहन वंश जब बिखरेगा तो आभीर वंश, पल्लव वंश, इक्ष्वाकु वंश, इस प्रकार के वंशों की उत्पत्ति होगी। ठीक है ना, तो उपाधियां पूछ सकता है आपसे, इसलिए मैं लिख रहा हूं। तो खति यद मान मदन, इसका मतलब होता है क्षत्रियों का दर्प मान मर्दन करने वाला। लिखेगा क्षत्रियों के दर्प का मान मर्दन करने वाला। ये हो गया। ठीक है, डन। अब दूसरी उपाधि लिखते हैं। दूसरी उपाधि क्या थी? शकों, पहलवों और यवनों को मारा था, इसलिए इसको शक, यवन, पहलव की सूदनस के नाम से जानते हैं। शक, यवन, पहलव की सूदनस के नाम से जानते हैं। छैरात वंश के शासक नहपान को मारा था, और नहपान के जो सिक्के थे उसने अपने नाम से चलवा लिए थे, जिसका पता हमको जोगल थम्बी मृदभान डबलेख से चलता है। अरे ना, इसलिए इसको छैरात निसूदरस के नाम से भी जानते हैं। छैरात निसूदरस के नाम से भी जानते हैं। अगली बात, वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी के नासिक अभिलेख में इसके बहुत सारी उपाधियां मिलती हैं, जैसे राजराज, महाराज, स्वामी, राजराज, महाराज, स्वामी। ये सब, ये क्या है? नहपान को मारने के कारण। वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी के नासिक अभिलेखों में
गौतमीपुत्र सतकर्णी का ये नाम है। गौतमीपुत्र सतकर्णी ने वेणकटक स्वामी की उपाधि धारण करी, वेणकटक स्वामी की उपाधि धारण करी और वेणकटक नगर की स्थापना करी, वेणकटक स्वामी की उपाधि धारण करी और वेणकटक नगर की स्थापना करी। ठीक है ना। राजा राम और विंध्य नरेश की उपाधि धारण करी, राजा राम और विंध्य नरेश की उपाधि धारण करी। ठीक है, तो ये हो गई इसकी सारी उपाधियां। ये क्या हो गई बेटा, जितनी लिखी हुई है ये सब क्या हो गई, इसकी उपाधियां हो गई। पहली बात, ठीक है, तो ये सब जितनी लिखी हुई है ये सब क्या हो गई बेटा, इसकी उपाधियां हो गई। डन, क्लियर है बेटा। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि इसके हमें 3 अभिलेख प्राप्त होते हैं। 3 अभिलेख में 2 हमको अभिलेख नासिक से प्राप्त होते हैं और 1 अभिलेख हमको कार्ले से प्राप्त होता है। नासिक अभिलेख से पता चलता है इसने नासिक के बौद्ध संघ को, इसने नासिक के बौद्ध संघ को अज कालकी नाम का गांव दान में दिया था, अज कालकी नाम का गांव दान में दिया था। और कार्ले के अभिलेख से पता चलता है इसने करजक नामक गांव कार्ले के बौद्ध संघ के लोगों को दान में दिया था। करजक, करजक नामक गांव बौद्ध संघ कार्ले के बौद्ध संघों को दान में दिया था। अच्छा, अब नहपान के कम से कम 80,000 प्लस सिक्के, 80,000 प्लस सिक्कों को पुनः जलवाया, पुनः ढलवाया। इसका पता हमको जोगल थंबी, जोगल थंबी मृद भांड लेख से प्राप्त होता है। जोगल थंबी मृद भांड लेख कहां पर पड़ता है बेटा, तो आपका आंसर आएगा नासिक। ठीक है, तो नासिक से हमें 2 बातें जानकारी प्राप्त हुई, एक जोगल थंबी मृद भांड वाली जानकारी और एक नासिक के बौद्ध संघ को अजकाल के नाम का गांव दान में दिया था। बात समझ में आ रही है, क्लियर बेटा। डन, वेरी गुड। अच्छा, कहा जाता है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी के घोड़ों ने तीनों समुद्रों का पानी पिया था, मगर बंगाल की खाड़ी का भी, अरब सागर का भी और हिंद महासागर का भी। इसलिए गौतमीपुत्र सातकर्णी को हम एक और उपाधि देंगे, इसका नाम होगा त्रिसमुद्र तोय पिता वाहन। क्या बेटा, समुद्र तोय पिता वाहन। ठीक है ना, इसके घोड़ों ने तीनों समुद्र का पानी पिया हुआ था, इसलिए गौतमीपुत्र सातकर्णी को हम लोग त्रिसमुद्र पिता तोय वाहन के नाम से, तोय पिता वाहन के नाम से भी जानते हैं। क्लियर बेटा, वेरी गुड। अच्छा, माना जाता है कि माध्यमिक संप्रदाय के संस्थापक या माध्यमिक संप्रदाय के प्रवर्तक या शून्यवाद के संस्थापक, जिनका नाम क्या है, नागार्जुन, जिनको हम भारत का आइंस्टीन भी कहते हैं, वो गौतमीपुत्र सातकर्णी के ही समकालीन थे। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी के समकालीन किसको बताया गया है, तो आपका आंसर आएगा नागार्जुन को। और नागार्जुन के बारे में आप लोग जानते हैं, नागार्जुन को हम लोग माध्यमिक संप्रदाय का संस्थापक या प्रवर्तक, शून्यवाद का संस्थापक और भारत का आइंस्टीन के नाम से जानते हैं। नागार्जुन किसके समकालीन थे, तो आपका आंसर आएगा गौतमीपुत्र सातकर्णी के ही समकालीन थे। ठीक है, ठीक है। गौतमीपुत्र सातकर्णी आपको समझ में आ गया, हट जाते हैं एक बार। गौतमीपुत्र सातकर्णी के बाद हम लोग पढ़ेंगे वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी, वशिष्ठिपुत्र, वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी का पुत्र होता है वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी। ठीक है, इंपॉर्टेंट यही था, जो भी इंपॉर्टेंट था सातवाहन वंश में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये गौतमीपुत्र सातकर्णी था आपका, जो कि मैंने बताया आपको। जोगल थंबी मृद कहां का है, आपका आंसर आएगा नासिक का। ठीक बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला देखते हैं, वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी। तो यहां तक अगर आपको बात समझ में आई तो फटाफट से बोलो, तो लोग आगे बढ़ेंगे। ज्यादा जानकारी इसके बारे में नहीं मिलती है, ठीक है ना, समझ में आ गया। गौतमीपुत्र सातकर्णी का पुत्र होता है वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी। पुलुमावी ही एकमात्र ऐसा राजा है जिसके बारे में जानकारी हमको अमरावती से प्राप्त होती है। तो अमरावती लेख से हमको एकमात्र राजा की जानकारी प्राप्त होती है सातवाहन की, वो है वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी। पुलुमावी लगभग 130 ईस्वी से 154 ईस्वी तक शासन किया था वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी ने। पुलुमावी ने किया क्या कि अमरावती का जो बौद्ध स्तूप है उसके चारों ओर है ना एक वेष्टनी का निर्माण करवा दिया और स्तूप को थोड़ा सा बढ़वा दिया। पुलुमावी अकेला ऐसा राजा है, याद रखिएगा, पुलुमावी अकेला ऐसा राजा है जिसका उल्लेख हमको अमरावती से प्राप्त लेखों में हुआ है। इसका जो विवाह है वो महाक्षत्रप राजकुमारी रुद्रादमन की पुत्री से हुआ है। पुलुमावी को हम लोग दक्षिणापथेश्वर, दक्षिणापथेश्वर, उसको दक्षिणापति के नाम से जानते थे, है ना, दक्षिणापति के नाम से, सातकर्णी प्रथम को, इसको हम लोग दक्षिणापथेश्वर, दक्षिणापथेश्वर के नाम से जानते हैं बेटा। क्लियर बेटा, समझ आ गया। अच्छा, वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी से एक क्वेश्चन और याद कर लो। इसके जो सिक्के हैं, इसके सिक्कों पर हमको 2 पतवारों वाला जहाज मिला है, 2 पतवारों वाला जहाज। बात समझ आ रही है। इससे पता चलता है कि सातवाहनों की नौसेना शक्ति भी काफी मजबूत हुआ करती होगी। क्लियर है, फटाफट बताइए, आगे बढ़ाया जाए जल्दी। चलो, तो हमने क्या क्या बताया आपको,
वशिष्ठ पुत्र पुलमावी बताया हमने आपको, कब से कब तक इसने शासन किया बेटा, तो आपका आंसर है 130 से 154 एडी तक, है ना। तो 130 से 154 एडी तक इसने शासन किया है। इसको इसने महाराज की उपाधि धारण करी। दक्षिणापथेश्वर कहा जाता है, दक्षिणापथेश्वर के नाम से जाना जाता है। और वशिष्ठ पुत्र पुलमावी महाराज कहा जाता है, दक्षिणापथेश्वर। अच्छा हाँ, एक भूगोलवेत्ता है जिसका नाम है टॉलमी, है ना। एक भूगोलवेत्ता है जिसका नाम क्या है, टॉलमी। टॉलमी ने ब्रह्मांड का सिद्धांत दिया था। टॉलमी ने क्या दिया था, ब्रह्मांड का सिद्धांत दिया था। टॉलमी ने पुलमावी को पोलोमायोस कहा है। क्या कहा बेटा, पोलोमायोस, 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 टॉलमी ने कहा है ऐसा। ये इसकी उपाधियां हो गई, ठीक है। नवनगर की स्थापना की, विवाह महाक्षत्रप की राजकुमारी, है ना। विवाह किसे हुआ बेटा, विवाह इसका महाक्षत्रप की राजकुमारी रुद्रादमन की पुत्री से हुआ, ठीक है ना। विवाह रुद्रादमन की पुत्री से हुआ। कहा जाता है कि पुलमावी को, कहा जाता है पुलमावी को रुद्रादमन ने, शक शासक रुद्रादमन ने पराजित कर दिया था। जब पुलमावी पराजित हो गया तो रुद्रादमन ने अपनी पुत्री, है ना, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी से शादी कर दी थी, ऐसा माना जाता है, ठीक है। और अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, सिक्कों पर 2 पतवारों वाला जहाज मिलता है, जहाज का चित्र मिलता है। आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, वशिष्ठ पुत्र पुलमावी से एकमात्र शासक जिसकी जानकारी अमरावती लेख से प्राप्त हुई है, ठीक है। वशिष्ठ पुत्र पुलमावी जब गद्दी पर बैठा था तो इसके पास अवंती प्रदेश, अनूप प्रदेश, सुराष्ट्र, सौराष्ट्र, स्वब्र, मरु, कच्छ, बड़ौल, सिंधु, सौवीर, कुकुर, अपराध, निषाद, ये सभी राज्य, ये सभी छोटे छोटे राज्य वशिष्ठ पुत्र पुलमावी के पास थे। लेकिन पुलमावी इन सभी का कंट्रोल रख नहीं पाया। सौराष्ट्र, अवंती और अपरांत, याद रखिएगा, सौराष्ट्र, अवंती, सौराष्ट्र गुजरात वाला, अवंती उज्जैन वाला, अपरांत दक्षिण पठार वाला, ठीक है ना। तो सौराष्ट्र, अवंती और अपरांत वशिष्ठ पुत्र पुलमावी ने पूरी तरीके से खो दिए थे। लेकिन वशिष्ठ पुत्र पुलमावी ने सबसे ज्यादा बड़ी शक्ति नौसेना को बनाई, नेवी को बनाई। थल सेना नौसेना मुकाबले थोड़ी सी कमजोर हुआ करती थी, मतलब नौसेना शक्ति का विकास सबसे ज्यादा वशिष्ठ पुत्र पुलमावी ने किया था। बात समझ आ रही है, क्लियर है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। हाँ, वशिष्ठ पुत्र पुलमावी के बाद जो इंपॉर्टेंट राजा हो सकता है वो सकता है यज्ञश्री सतकर्णी। क्या बेटा, यज्ञश्री सातकर्णी सातवाहन वंश का 27वां अंतिम महान शासक था, जिसका नाम था यज्ञश्री सातकर्णी। यज्ञश्री सातकर्णी की जानकारी हमको वायु पुराण से प्राप्त होती है। कैसे बेटा, वायु पुराण से। यज्ञश्री सातकर्णी शक शासक रुद्रादमन का दामाद था, रुद्रादमन का दामाद था। इसके सिक्कों पर हमको, है ना, जहाज के चित्र मिलते हैं। इसका मतलब है कि यज्ञश्री सातकर्णी का लगाव व्यापार और जल यात्रा से ज्यादा हुआ करता होगा। यज्ञश्री सातकर्णी के लेख हमको नासिक से, कान्हेरी से, कृष्णा जिले से, उड़ीसा के गंजाम क्षेत्र से ज्यादा मात्रा में प्राप्त हुए हैं। बात समझ आ रही है। यज्ञश्री सातकर्णी के कुछ सिक्के हमको महाराष्ट्र के सोपारा से भी प्राप्त हुए हैं। यज्ञश्री सातकर्णी ने लगभग 29 सालों तक शासन किया होगा। सातवाहन वंश का जो अंतिम शासक था वो पुलुमावी चतुर्थ था, पुलुमावी चतुर्थ या चतुर्थ पुलुमावी था, ठीक है। लगभग 300 सालों तक आंध्र सातवाहन वंश के राजाओं ने शासन किया, ठीक है। और बस इसके बाद देखेंगे यज्ञश्री सातकर्णी, यज्ञश्री सातकर्णी के बाद इसका अंतिम शासक चतुर्थ पुलुमावी था, ठीक है। बस इतना काफी है। अब छोटी छोटी मगर मोटी बातें सातवाहन वंश के लोगों की। सातवाहन वंश के राजकुमारों को, याद रखिएगा, सातवाहन वंश के राजाओं को कुमार कहा जाता था। बड़ा ही पुत्र हमेशा युवराज बने ऐसा नहीं होता था। बड़े पुत्र को युवराज ना बनाकर जिसमें क्षमता होती थी युवराज बनने की, उसी को युवराज बनाया जाता था। सातवाहन वंश की जो सरकारी आय थी उसका जो महत्वपूर्ण साधन था वो था भूमि कर, नमक कर और न्याय शुल्क कर। याद रखिएगा, भूमि कर, नमक कर और न्याय शुल्क कर। चलिए थोड़ी सी सातवाहन वंश की संस्कृति के बारे में जानते हैं। तो सातवाहन वंश के राजाओं को कुमार कहा जाता था। बड़ा पुत्र युवराज हर समय घोषित नहीं होता था। सरकारी आय के 3 साधन थे, न्याय शुल्क कर, नमक कर और भूमि कर। क्लियर है। प्रशासन के महत्वपूर्ण अधिकारी जैसे भंडार गागरिक, है ना, या भंडारा गारिक, अमात्य, महामात्य, ये सब हुआ करते थे। जैसे सबसे नीचे होता था कुल, मतलब परिवार, कुल से बनता था ग्राम, ग्राम गांव से बनता था जिला, और जिले को उस समय कहा जाता था आहार, ठीक है ना। तो जो जिला होता था, जिले के नीचे ग्राम होता था, ग्राम के नीचे कुल होता था और जिले को कहा जाता था आहार।
ग्राम का जो अध्यक्ष होता था उसको हम कहते थे ग्रामिक। ग्राम का जो अध्यक्ष होता था उसको हम लोग कहते थे ग्रामिक। ग्रामीण क्षेत्रों के प्रशासन को, याद रखिएगा, ग्रामीण क्षेत्रों के प्रशासन को गौलमिक कहा जाता था। ग्रामीण क्षेत्रों के प्रशासन को गौलमिक कहा जाता था। गौलमिक, ग्रामीण क्षेत्रों के प्रशासन को गौलमिक कहा जाता था, याद रखिएगा। और जो गौलमिक होता था ये सेना की टुकड़ी का प्रधान होता था, किसी एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था। बात समझ आ रही है? क्लियर है? अच्छा, अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण अधिकारी पर बात करते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि भंडारगारी कौन होता था, अगर आपसे पूछा जाए, चलिए चल गई होगी, लाइट चली गई थी। हाँ, तो क्या बताया हमने आपको कि ग्रामीण क्षेत्रों के प्रशासन को क्या कहते थे बेटा? गौलमिक के नाम से जानते हैं। किस नाम से बेटा? गौलमिक के नाम से। तो बताया हमने आपको कुछ प्रमुख अधिकारी के नाम से जान लेते हैं। जैसे हम कहते हैं भंडारगारिक, तो जो भंडारगारिक है इसको हम लोग कहते हैं कोषाध्यक्ष। कोष मतलब जहां धन रहता है, कोषाध्यक्ष कह सकते हैं। रज्जुक है ना, जो आपको जब सम्राट अशोक पढ़ाया था तो अशोक में आपने कई प्रकार देखा था कि अशोक के समय बहुत महत्वपूर्ण पत्थर का नाम था रज्जुक, है ना। रज्जुक यहाँ पे राजस्व विभाग का प्रमुख होगा। जो रज्जुक होगा वो क्या होगा बेटा? राजस्व विभाग का प्रमुख होगा। रज्जुक राजस्व विभाग का प्रमुख होगा। बेटा नगर में जल आपूर्ति का प्रबंधन करने वाले प्रमुख को हम लोग पनिघरक के नाम जानते थे। पनिघरक, पनिघरक यानी नगरों में जल आपूर्ति कराने वाले प्रमुख को हम लोग पनिघरक के नाम से जानते थे। कर्मांतिक किसे कहते हैं? भवनों के निर्माण की देखरेख करने वाले प्रमुख को हम लोग कर्मांतिक के नाम से जानते थे। कर्मांतिक लिख देते हैं। कर्मांतिक भवनों के निर्माण की देखरेख, ठीक है ना। तो भवनों के निर्माण की देखरेख करने वाले अधिकारी को हम क्या कहते हैं बेटा? कर्मांतिक के नाम से जानते थे। बात समझ आई, है ना। अच्छा, तो ये आपका हो गया थोड़ा सा प्रशासन। अब प्रशासन को छोड़कर हम थोड़ी सी बात करते हैं सामाजिक की। अगर समाज पे बात किया जाए तो सातवाहन वंश का जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक था। आप देख पा रहे हैं जैसा कि जितने राजा हैं उन सभी ने अपनी माताओं के नाम पर ही अपना नाम रखे हुए हैं। क्योंकि समाज कहता था बेटा, तो समाज इनका मात्र सत्तात्मक था। जैसे गौतमी पुत्र सतकर्णी ने, है ना, अपनी माता के साथ ही मिलकर शासन चलाया था। हाँ कि ना। गौतमी पुत्र सतकर्णी ने अपने आप को अद्वितीय ब्राह्मण कहा, आगम आश्रय कहा, मतलब वेदों की संस्कृति का रक्षक कहा, वर्णाश्रम धर्म का प्रतिष्ठापक कहा जाता है। शकों और यवनों को उसने भारत में शामिल कर लिया, उनका भारतीयकरण कर दिया और उनके नए नए नाम दिए, जैसे धर्मदेव, ऋषभदेव, अग्निवर्मन। तो शकों और यवनों जो हमारे पर हमला करने आए थे उनको हराकर इसने उनका भारतीयकरण कर दिया था। बात समझ आ रही है? क्लियर है बेटा? तो ये ऐसा समाज कैसा था तो हमने आपको बताया। अगर धर्म की बात की जाए, अगर बेटा हम लोग धर्म की बात करें, सातवाहन वंश के धर्म की बात करें, तो सातवाहन वंश के लोगों ने ब्राह्मण धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म को भी, ब्राह्मण धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म को भी, है ना, आश्रय दिया था। सातवाहन राजाओं का शासनकाल दक्षिण भारत में वैदिक और बौद्ध धर्म की उन्नति का काल माना जाता है। सातकर्णी प्रथम ने अश्वमेध यज्ञ करवाए, 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए, 1 राजसूय यज्ञ करवाया। नासिक प्रशस्ति में उसने अपने आप को, गौतमी पुत्र सतकर्णी ने अपने आप को वेदों का आश्रय कहा, यानी कि आगमन आश्रय या आगमन निलय के नाम से जाना, अद्वितीय ब्राह्मण के नाम से जाना उसने। गौतमी पुत्र सतकर्णी ने इंद्रदेव, शंकरसुर मतलब बलराम, सूर्यदेव, चंद्रदेव, इन सब की पूजा करी। हाल की गाथा सप्तशती जो किताब है उसमें भी आपको इंद्र भगवान, कृष्णदेव यानी कृष्ण भगवान, पाशुपति, गौरी माता, इनकी पूजा को उल्लेख मिलेगा। बात समझ आ रही है? क्लियर है? अच्छा, सातवाहन वंश के समय ही बौद्ध धर्म कई संप्रदायों में बट जाता है। जैसे भदायनी संप्रदाय, नासिक और कारले में सातवाहन वंश के समय बौद्ध धर्म का एक नया संप्रदाय निकल के आता है, भदायनी संप्रदाय, ठीक है ना। तो भदायनी संप्रदाय का संबंध किससे है? तो आपका आंसर आएगा बौद्ध धर्म से। और ये भदायनी संप्रदाय कहा था? कारले और नासिक में था। क्लियर है? कारले में एक और, कारले महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म का एक नया संप्रदाय और निकला, इसका नाम था महासंधिका। तो कारले नासिक में भदायनी संप्रदाय भी निकला था बौद्ध धर्म से, कारले के आसपास महासंधिका संप्रदाय भी निकला था, और सोपारा में धम्मोत्तरीय संप्रदाय निकला था। सोपारा में धम्मोत्तरीय नाम का एक नया बौद्ध संप्रदाय निकला था। बात समझ आ रही है? क्लियर है? अच्छा, आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंडा और अमरावती पहले सातवाहन वंश के समय बौद्ध केंद्र हुआ करते थे। सातवाहन वंश के खत्म हो जाने के बाद, है ना, नागार्जुन कोंडा और अमरावती इक्ष्वाकु वंश में भी बौद्ध धर्म के केंद्र हुआ करते थे। मतलब सातवाहन वंश के लोगों ने जैन धर्म को आश्रय बिल्कुल भी नहीं दिया था। बात समझ आ रही है? क्लियर है बेटा? जल्दी बताओ। डन? चलो, तो ये हो गया धर्म। तो ब्राह्मण और बौद्ध। आर्थिक दशा की बात की जाए तो सातवाहन युग में कृषि उन्नत अवस्था में थी। इसी काल में सातवाहन वंश में सबसे पहले भूमि और गांव को दान दिए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। सातवाहन वंश में ही सबसे पहले भूमि दान और गांव दान किए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। राजा कृषि की उपज का 1/6 भाग कर के रूप में लिया करता था। व्यापार और वाणिज्य का भी उल्लेख हुआ है। मिलिंद पनो, जिसमें मिनांजर और बौद्ध भिक्षु नागसेन की बात दी गई है, मिलिंद पनो में 75 प्रकार के व्यवसायों की बात कही गई है। बात समझ आ रही है? 75 प्रकार के व्यवसायों की बात कही गई है। क्लियर है? और मिलिंद पनो
से हमको सातवाहन वंश की जानकारी मिलती ही मिलती है। बात क्लियर है? डन, वेरी गुड। चलिए, तो यहां तक आपको बात समझ में आई? ठीक है बेटा, ठीक। तो अगर हम लोग भाषा की बात की जाए तो इनकी भाषा कैसी थी बेटा? प्राकृत, जो महाराष्ट्र जैसी थी, मराठी टाइप की महाराष्ट्रीय प्राकृत भाषा हुआ करती थी इनकी। और अगर हम लोग सिक्कों की बात करें तो इन्होंने सबसे ज्यादा शीशे के सिक्के चलवाए थे, शीशे के, पोटीन के, कांसे के, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो सातवाहन वंश के लोगों ने किस प्रकार के सिक्के चलवाए थे? तो आपका आंसर आएगा शीशे के, पोटीन के, तांबे के, कांसे के, है ना, इस प्रकार के सिक्के चलवाए थे। ब्राह्मणों को भूमि दान और जागीर दान देने का सबसे पहले उल्लेख सातवाहन वंश में ही मिलता है। और कुछ, और साहित्य तुमने आपको बता दिया है, काव्यतंत्र, व्याकरण के रचयिता सर्ववर्मन, बृहत कथा के रचयिता गुडाढ्य, ये सब सातवाहन वंश के समय ही रहा करते थे। नागार्जुन गौतमी पुत्र सतकर्णी के समकालीन हुआ करते थे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज आंध्र सातवाहन वंश यानी आंध्र वृत्तीय या आंध्र जातीय वंश को समाप्त किया, ठीक है। आंध्र सातवाहन वंश के बाद, आंध्र सातवाहन वंश के बाद जो अगला इंपॉर्टेंट वंश आता है वो कलिंग का होता है ना। कलिंग नरेश खारवेल आपने नाम सुना होगा। तो पेपर में आता है कि कलिंग नरेश खारवेल जब 15 साल की उम्र में गद्दी पर बैठा था, 15 साल की उम्र में ये गद्दी पर बैठा था और गद्दी पर बैठते ही इसने प्रत्येक वर्ष कोई ना कोई बड़ा बड़ा काम करके दिखाया। तो क्वेश्चन इस बार जो मेंस के पेपर में कलिंग से बनता है कि कलिंग के तीसरे महत्वपूर्ण वंश चेदी वंश का महान शासक कौन था? तो खारवेल था। और खारवेल ने 9वें वर्ष क्या किया? खारवेल ने 13वें वर्ष क्या किया? तो कौन से वर्ष खारवेल ने क्या क्या काम किए, इसके बारे में पेपर में जानकारी भी देता है। कलिंग का जो हाथी गुफा लेख है, अजंता की कौन सी गुफा संख्या क्या बताती है ना, इसके बारे में जानकारी लेते हैं, ठीक है ना। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा बेटा? आज हम लोगों ने सातवाहन वंश पढ़ा। तो जो अगले दिन का टॉपिक होगा हम लोग का वो होगा कलिंग नरेश खारवेल। हम सोच रहे थे आज जल्दी खींच देंगे, टाइम हो गया। कलिंग नरेश खारवेल और वाकाटक वंश, ठीक है ना। फिर इसके बाद पढ़ेंगे विदेशी हमले, मौर्योत्तरकालीन विदेशी हमले। अभी हमने मौर्य काल से पहले के विदेशी हमले देखे, अब मौर्य काल के बाद मौर्योत्तरकालीन विदेशी हमले देखेंगे। तो मौर्योत्तरकालीन जब विदेशी हमले देखेंगे तभी तो उसमें हम आपको कुशाण वंश पढ़ा पाएंगे, यूची जाति, कबीला, ठीक है ना। तो फिर हम लोग विदेशी हमले देखेंगे, ठीक है। फिर कुशाण वंश के बाद आपका गुप्त वंश हो चुका है, गुप्तोत्तर काल पढ़ाया जाएगा। फिर बाकी राजपूत काल, ये छोटे काल है, उन पर चर्चा की जाएगी, ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना काफी है, फटाफट सर बोल दीजिए। और जो हम लंगड़ा के चल रहे हैं बेटा, ये जो हम बार बार लंगड़ा के चल रहे हैं, है ना, वो सिर्फ इसलिए चल रहे हैं क्योंकि जब किस्मत खराब होती है ना तो आप ऊंट पर बैठ जाओ तो भी कुत्ता काट लेता है। तो वही हाल है कि ऐसे में खड़ा हुआ था और खड़े होकर मैंने अचानक से ऐसे करके मुड़ा तो जो घुटने की जो घुटना होता है, घुटना जो कटोरी होती है, वो खिसक के, जो मैं घुटना जैसे घुटना है जैसे ये, तो ये है जैसे ये खिसक के इधर आ गई और मैं तुरंत गिर पड़ा। और फिर मैंने ऐसे करके हाथ मारा तो वो जो घुटना था वो अपना वापस इस तरह जगह आया, लेकिन पैर काफी सूज गया था, स्वेलिंग आ गई थी, ठीक है। तो क्लास लेने में थोड़ा असमर्थ, थोड़ा खड़े होने में बहुत दिक्कत हो रही थी। तो नहीं होता जो गर्म पट्टी वगैरह बांध जाती है सब लगा के, तो 2 दिन बाद थोड़ा सही हुआ है। तो किस्मत खराब है तो खराब है तो क्या बताया जाए, कोई बात नहीं, लेकिन आप ही किस्मत खराब नहीं होने देंगे। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो अगले दिन पर तो कलिंग नरेश खारवेल, वाकाटक वंश, है ना, और मौर्योत्तरकालीन विदेशी हम लोग पर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है, फटाफट सर बोल दीजिए बेटा जल्दी से।